हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अर्थशास्त्र में इस समय जो लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ाया जा रहा है उपभोक्ता अधिकार। जो चैप्टर लास्ट है, लास्ट चैप्टर लेसन 5 उपभोक्ता अधिकार। तो उसमें आप क्या पढ़ चुके हैं? उपभोक्ताओं के बारे में इंटरनेशनल, जो उनके इंटरनेशनल से संबंधित अधिकार दिए गए और उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, ये सब आप रेजी के द्वारा, जो रेजी मैथ्यू था उसके कहानी के द्वारा आपने समझने की कोशिश की कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसके साथ अगर कोई समस्या होती है उपभोक्ता से संबंधित, तो वो क्या कर सकता है, उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता निवारण से संबंधित वो अपील कर सकता है। तो ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसके आगे कि और क्या क्या उपभोक्ता से संबंधित किया जा सकता है, उपभोक्ता को क्या क्या लाभ बाद में दिया गया, क्या क्या समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। आज का पहला पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। देखिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ आपको खास जानकारी मिलेगी। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी पैकेट खरीदेंगे, कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पे आपको कुछ जानकारी मिली, उस पर जानकारी कुछ होती है। क्या क्या जानकारी होती है? उस पे मूल्य लिखा होता है, उस वस्तु का प्राइस लिखा होता है, बैच संख्या लिखा होता है, फिर निर्माण तारीख लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि किस तारीख को, किस डेट को वह बना। अंतिम तिथि लिखी होती है एक्सपायरी डेट, कि वह कब तक चलेगा, यानी कि एक्सपायरी डेट का मतलब कि वहां तक वह अच्छे से चलेगा, उसके बाद से वह खराब हो सकता है। और इसके साथ ये भी छपा होता है, ये भी लिखा होता है कि वह कहाँ पर बना है। तो ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इसी तरह से अगर आप दवाओं की बात करें, तो दवाओं की अगर बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको दवा का यूज कैसे करना, उसके बारे में लिखा होता है। उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या उसको खाने से अगर उसका डोज अगर ज्यादा या कम होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो सारी जानकारी उसके दवाओं पे दी गई होती है। इसी तरह से अगर वस्त्र हम खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो उसपे धुलाई से संबंधित चीजें दी गई होती है कि धुलाई किस तरह से उसकी धुलाई की जाए कि वो कपड़ा खराब ना हो। तो ये सारी जानकारी आपने अपने खरीदते वक्त आपने देखा होगा, आपने जो भी वस्तु खरीदा होगा तो उस पर ये सारी जानकारी लिखी होगी। जो दवाएं आप खरीदते होंगे उस पर ये सारी चीजें लिखी होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, वस्तु बनाने वाले को जानकारी क्यों देनी पड़ती है? वस्तु बनाने वाले को जानकारी देनी पड़ती है ना, क्योंकि ऐसे नियम बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को जानकारी देनी पड़ती है। अब देखिए, अब उपभोक्ता के रूप में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हम उपभोक्ता हैं, अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमारा ये अधिकार है, हमारे जानने का अधिकार है, उससे संबंधित हमको जानकारी लेने का अधिकार है कि कौन सी वस्तु खरीदी गई है, कौन सी वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये वस्तु है। तो उसकी अगर हमें जानकारी रहेगी तो खराब होने पर हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें वस्तु की जानकारी है, उस दवा पे या उस वस्तु पे उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है या अन्य चीजें लिखी हुई हैं, तो खराब होने पे हमें हम क्या कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं और वह एक्सपायरी डेट से पहले ये वस्तु क्या हो गई, खराब हो गई। हमने कोई वस्तु खरीदा और वह एक्सपायरी डेट से पहले ये वस्तु खराब हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वस्तु को बदलने के लिए कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वस्तु को बदल दिया जाए, या हम अन्य शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उस पर एक्सपायरी डेट नहीं दी, जैसे कि हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं जिससे किसी किसी पे एक्सपायरी डेट रहता है और किसी किसी पे एक्सपायरी डेट नहीं रहता है। तो जिसपे एक्सपायरी डेट नहीं है, अगर उससे टाइम से पहले खराब हो गया तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जिसपे एक्सपायरी डेट है ही नहीं,
जिसपे एक्सपायरी डेट है तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जिसपे किसी किसी वस्तु की एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो ऐसे में अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो ऐसे में जो विनिर्माता होता है, यानी कि जो वस्तु का निर्माण किया होता है, वो दुकानदार पे पूरा क्या करता है कि पूरा आरोप होता है दुकानदार पे, धकेल देता है कि ये विनिर्माता की गारंटी नहीं है कि वस्तु अगर खराब हो गई, क्योंकि उस पे एक्सपायरी डेट लिखी नहीं, तो वो दुकानदार पे क्या करता है, ढकेल देता है। इसी तरह से अगर दुकानदार जो है वो वस्तु जो एमआरपी है, वस्तु की एमआरपी जो होती है, अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी का मतलब क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, तो अगर वह एमआरपी से ज्यादा, एमआरपी जो दिया हुआ है उससे ज्यादा पैसा ले रहा है, यानी कि हम कोई साबुन खरीद रहे हैं और एमआरपी जो दिया है किसी वस्तु की एमआरपी दी हुई है और उससे वो ज्यादा पैसा ले रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता के रूप में हम शिकायत कर सकते हैं। एमआरपी से ज्यादा लेने पे हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दवा ही है, वस्तु के एमआरपी से ज्यादा पे हम शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दवा है, अगर दवा एक्सपायरी डेट से आगे निकल चुकी है, यानी कि मान लीजिए उस दवा का एक्सपायरी डेट है 10 अक्टूबर है 2020 और हम खरीद रहे हैं 15 अक्टूबर 2020 को, यानी कि इसका एक्सपायरी खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर या कोई दुकानदार ये दवा बेच रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम शिकायत कर सकते हैं। तो एमआरपी से ज्यादा तो कोई सामान बिक रहा है तभी हम शिकायत कर सकते हैं, और एक्सपायरी डेट के बीत जाने पे भी अगर कोई दवा बेच रहा है तभी हम शिकायत कर सकते हैं। देखिए जो एमआरपी होता है, एमआरपी का जो दाम है, जैसे एमआरपी 20 रुपया है, ऐसे में उपभोक्ता एमआरपी से कम दाम पे खरीदने के लिए मोल भाव कर सकता है। उपभोक्ता जो है दुकानदार से मोल भाव कर सकता है कि एमआरपी अगर 20 है तो 20 से कम में दे, लेकिन जो दुकानदार है वो एमआरपी 20 है तो उससे ज्यादा में सामान को बेच नहीं सकता है। क्या कि जो एमआरपी है 20 रुपया, उससे ज्यादा पे सामान को बेचा नहीं जा सकता है। उपभोक्ता जो है वो मोल भाव तो कर सकता है, लेकिन जो दुकानदार है वो एमआरपी से ज्यादा पे क्या कर सकता है, सामान नहीं बेच सकता। देखिए 2005 में, अक्टूबर 2005 में क्या होगा, सरकार ने एक नियम बनाया जिसे आरटीआई कहा गया। 2005 में, अक्टूबर 2005 में इसी से संबंधित सरकार ने क्या बनाया, एक नियम बनाया जो आरटीआई कहलाता है, या कह सकते हैं जानने का अधिकार कहलाता है, सूचना का अधिकार। अक्टूबर 2005 में सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया वो आरटीआई या सूचना का अधिकार कहलाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम उपभोक्ता के रूप में कोई भी समस्या अगर हमारे सामने है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जानने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार दिया गया। अक्टूबर 2005 में जो नियम बनाया गया आरटीआई या सूचना पाने का अधिकार, उसके तहत हमें जानने का अधिकार दिया गया। तो हम किसी भी प्रकार की उपभोक्ता से संबंधित कोई भी शिकायत हो या कोई भी सूचना लेना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। किस नियम के आधार पे, अक्टूबर 2005 के नियम के आधार पे, जो सूचना पाने का अधिकार या आरटीआई के नाम से जाना जाता है। तो ये था वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। अब अगला जो पॉइंट है वो है चयन के अधिकार का उल्लंघन। चयन के अधिकार का उल्लंघन, चयन के अधिकार का उल्लंघन। देखिए देखिए जैसे कि हम किसी उपभोक्ता को जो सेवा प्राप्त करना है, जैसे कि हम मान लीजिए एक उपभोक्ता है, अगर हमें कोई सेवा प्राप्त करना, हम कोई सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो हमारा, हम सभी का, हम कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो
चाहे कोई भी हम लिंग के हो, यानी स्त्री या पुरुष कोई भी हो, या किसी भी उम्र के हो, या छोटे हो या बड़े, तो हमें सेवा प्राप्त करते समय चुनने का अधिकार दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता के रूप में कोई सामान खरीदता है, सेवा प्राप्त करना चाहता है, वस्तुओं को खरीदता है, तो उसे लिंग या आयु के आधार पे ये अधिकार दिया गया, चुनने का अधिकार दिया गया कि वह किसी भी वस्तु को चुन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि दंत मंजन पे उदाहरण देते हैं। जैसे कि दंत मंजन, अगर आप बाजार में जाके दंत मंजन खरीदते हैं, बाजार में जाके आप दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार बोल दे कि आपको वो दंत मंजन तभी देगा जब आप उसका ब्रश लेंगे। आप बाजार में गए दंत मंजन खरीदने और दंत मंजन दुकानदार से मांग रहे हैं, तो दुकानदार क्या कर रहा है कि आपको दंत मंजन तभी देगा जब आप ब्रश लेंगे। तो ऐसे में आप ब्रश लेने के इच्छुक नहीं है, तो इसका मतलब आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपके चयन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर जबरदस्ती आपको ब्रश दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपके अधिकार का, चयन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसी तरह से आप देखते होंगे कि गैस कनेक्शन के बारे में, जब गैस कनेक्शन लिया जाता है तो जो गैस कनेक्शन देने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गैस कनेक्शन के साथ साथ वो चूल्हा भी देते हैं, कि अतिरिक्त चूल्हा देते हैं, जो कि हम लेना नहीं चाहते लेकिन हमें जबरदस्ती लेना पड़ता है। अब ये हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, वस्तु लेने के लिए हमारे वस्तु को थोपा जाता है। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको हम खरीदते हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, क्योंकि वो अधिकार जब हमको नहीं दिए गए थे, चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं था, तो हमें जबरदस्ती उन वस्तुओं को लेना पड़ता था। लेकिन जब बाद में चुनने का अधिकार दिया गया, तो अब हम अपने हिसाब से वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा तभी उस वस्तु को ले सकते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम वस्तु को नहीं ले सकते हैं। तो चयन के अधिकार का उल्लंघन उस समय होता है कि जब हम वस्तुओं को नहीं लेना चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाता है उन वस्तुओं को, तो ये होता है चयन के अधिकार का उल्लंघन। तो ऐसे में जब ये अधिकार नहीं था तो हमें जबरदस्ती लेना पड़ता था, लेकिन जब बाद में ये अधिकार दिया गया तो अब हमारा जब मन करे तो हम ले सकते हैं सामान को, न मन करे तो नहीं ले सकते। ये था चयन के अधिकार का उल्लंघन। अब अगला पॉइंट है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। देखिए, उपभोक्ता जो होते हैं वो अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार रखते हैं। यानी कि उपभोक्ता के पास ये अधिकार है कि उनके साथ कोई सौदेबाजी की जाती है या शोषण होता है तो उसके विरुद्ध उनके पास क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया है। देखिए, उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे उपभोक्ता के साथ कोई क्षति की जाती है, उपभोक्ता के साथ कोई शोषण किया जा रहा है, तो उपभोक्ता को उस शोषण का, उस क्षति का प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार है। उपभोक्ता का कोई क्षति हो गया, किसी कारणवश उपभोक्ता को कोई क्षति हो गया, तो अब उस क्षति के हर्जाने के रूप में जितना क्षति हुआ उतने का वो हर्जाना पाने का अधिकार रखते हैं। अब उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि जितना उपभोक्ता को क्षति होता है उतने का वो हर्जाना पाने का अधिकार रखते हैं। यानी कि 10,000 का खर्च हुआ, 10,000 के उनको क्षति की, किसी कारणवश 10,000 के क्षति हुआ उपभोक्ता के रूप में, उन्हें उस 10,000 को आप प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार है। अब वो क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब वो क्षतिपूर्ति कहां से पाएंगे, उपभोक्ता केंद्र में जाके क्षतिपूर्ति सम्मुख क्षतिपूर्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब वो जो शिकायत दर्ज कराएंगे वकील के साथ भी दर्ज करा सकते हैं, अब बिना वकील के, यानी कि उनके जो जैसा वो अच्छा समझे। अगर वकील के साथ जाना चाहते हैं तो वकील के साथ भी वो क्षतिपूर्ति जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
और अकेले भी दर्ज करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं, यानी जो उपभोक्ता लोग हैं, उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त होता है, जो भी उनके साथ शोषण किया जाता है उसका क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त होता है। तो आप एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति है, वो उसके लड़की की शादी है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है XYZ, तो वह पैसा भेजता है, मनी ऑर्डर भेजता है अपने गांव में। अब वो पैसा पहुंचता नहीं है, लड़की की आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी पैसा पहुंचता नहीं है। जब समय लड़की की आवश्यकता होती है, लड़की को आवश्यकता होती है पैसे की, उस समय पैसा नहीं पहुंचता है, कुछ महीने बाद पैसा पहुंचता है। तो इससे वो व्यक्ति क्या करता है, उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा देता है, मामला चलता है, मुकदमा चलता है, अंतर जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। इस तरह से आपने पिछले वीडियो में मैथ्यूस की कहानी सुनी थी, तो उसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर गलत दवा लगा देता है बेहोशी का, और उसके कारण से वो जो ऑपरेशन होता है, टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है, उसमें गलत दवा लग जाता है, गलत इंजेक्शन लग जाता है, बेहोशी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और वो लड़का अपंग हो जाता है, जो कक्षा 9 का छात्र था। उसके बाद उसके पिताजी जो थे उपभोक्ता फोरम में क्या करते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, मुआवजे के लिए 5 लाख मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज कराते हैं। अंततः लास्ट में क्या होता है कि मामले की जब पूरा मामले की सुनवाई होती है, तो अंततः जो कोर्ट होता है, जो उपभोक्ता फोरम के जो दिल्ली के उपभोक्ता फोरम के कुछ सदस्य होते हैं, वे पाते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण क्या हुआ, ये कमियां पाई गई, ये बच्चा हमेशा के लिए अपंग हो गया, तो फिर उन्हें क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तो इस तरह से उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति पा सकते हैं। उपभोक्ताओं के साथ शोषण अगर किया जाता है तो वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद वे क्या पा सकते हैं, वे क्षतिपूर्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता क्षतिपूर्ति पा सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। देखिए, अब हम किस तरह से जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। जब हम विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं, हम सभी बाजार में जाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उस समय क्या होता है, उपभोक्ता के रूप में हमें अधिकारों के प्रति सचेत होना होता है। जब हम बाजार में जाके कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो हम उपभोक्ता है, तो हमें अपने अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, उस समय सचेत होना चाहिए। हम अच्छे बुरे में फर्क करने से हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे बुरे में फर्क होना चाहिए। श्रेष्ठ चुनाव करने में हमें सक्षम होना चाहिए, कौन सा वस्तु हमारे लिए अच्छा है, कौन सा वस्तु हमारे लिए बेकार है, तो इसका चुनाव करने में हमें क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ चुनाव करने में हमें सक्षम होना चाहिए। जागरूक बनने के लिए निपुणता और ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें जागरूक बनना है, हमें उपभोक्ता के रूप में जागरूक बनना है, तो हमारे अंदर निपुणता और ज्ञान होना चाहिए। वस्तु को चयन से संबंधित, वस्तु को चयन करने के लिए हमारे अंदर निपुणता होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, जो कोपरा है, कोपरा ने क्या किया, कोपरा अधिनियम ने कोपरा अधिनियम में क्या किया, केंद्र तथा राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामले में उन्होंने क्या किया, अलग विभाग स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। जो कोपरा था उसने केंद्र और राज्य से संबंधित अलग विभाग स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। यानी कि कोपरा जो अधिनियम है, जो 1986 में, शायद 1986 में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, 1986 ईस्वी में यह
बनाया गया था अधिनियम। तो कोकरा अधिनियम जो था वो केंद्र और राज्य से संबंधित अलग विभाग, उपभोक्ता से संबंधित अलग विभाग बनाने, स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। अब आप विज्ञापन देखते होंगे, अब बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे जो सरकार के द्वारा विज्ञापन टेलीविजन के माध्यम से दिखाए जाते हैं। उसमें आप क्या देखते होंगे, उसमें सभी नागरिकों को अवगत कराया जाता है। बहुत सारे नियम कानून हैं जो सभी नागरिकों को अवगत कराया जाता है कि उपभोक्ता के रूप में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वस्तुओं का चयन करना है, क्या हमारे अधिकार दिए गए। बहुत सारे लोग टेलीविजन पे ये जो विज्ञापन आता है वो देख चुके होंगे कि सरकारी विज्ञापन जो आता है कि किन वस्तुओं का हमें कैसे चयन करना है, कैसे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई घटिया वस्तु है तो हम उसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में हम क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी लोग इस तरह का विज्ञापन देखे होंगे। तो वो सरकार विज्ञापन टेलीविजन के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करती है कि क्योंकि टेलीविजन सभी लोग देखते हैं, तो सरकार को लगता है कि टेलीविजन जब सभी लोग देखते हैं तो इससे इस विज्ञापन के माध्यम से हर व्यक्ति जागरूक हो सकता है, हर व्यक्ति जागरूक हो सकता है कि उपभोक्ता के रूप में उसके क्या अधिकार हैं, और अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है, उनका कोई शोषण कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उपभोक्ता फोरम में उस व्यक्ति के खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ, उस उत्पादक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ये सारे विज्ञापन सरकार देती है। जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो आराम से समझ जाते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो टेलीविजन के माध्यम से उन्हें सरकार जागरूक बनाने की कोशिश करती है। तो जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें स्वयं समझदार होना पड़ेगा, बल्कि समझदार होने के साथ साथ हम जो भी सरकार के विज्ञापन आते हैं उनका प्रचार और प्रसार भी करें, जिससे हम जागरूक उपभोक्ता स्वयं तो बनेंगे, साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक उपभोक्ता बना पाएंगे। तो ये सरकार करती है जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए लोगों के साथ, या जो जागरूक उपभोक्ता है वो लोग भी इस हिसाब से इन सभी चीजों का प्रयोग करके वो जागरूक उपभोक्ता जो व्यक्ति नहीं है वो भी बन सकते हैं। तो ये है जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। अब अगला पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। उपभोक्ता आंदोलन को देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि जो 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर ये जो डेट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, हर साल 24 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऐसा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संसद के द्वारा इसी डेट को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम जो बनाया गया था, वो संसद के द्वारा 24 दिसंबर को क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसलिए 24 दिसंबर को क्या ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया था। किसने पारित किया था, संसद ने पारित किया था। देखिए, अब देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। देश में कितने संगठन है, 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 20 से 25 ऐसे संगठन हैं जो कार्य को पूर्ण संगठित रूप से कार्य को करती हैं और मान्यता प्राप्त है। यानी कि 20 से 25 संगठनों को मान्यता दिया गया है। कितने, 20 से 25 संगठन ऐसे हैं जिन्हें मान्यता मिला हुआ है, जो पूर्ण रूप से संगठित रूप से कार्य करते हैं। अब देखिए,
ये जो संगठन है इसका जो निवारण प्रक्रिया है वो काफी खर्चीला और जटिल है। ये जो संगठन बनाया गया है उपभोक्ता से संबंधित, जो उपभोक्ता निवारण से संबंधित जो संगठन बनाया गया है वो काफी खर्चीला और जटिल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वकीलों का, तो इसमें वकीलों का सहारा लेना पड़ा। कोई भी व्यक्ति अगर उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता निवारण से संबंधित अगर कोई भी बात शिकायत करना होता है तो पहले उसको वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें अब जब वकीलों का सहारा लिया जाता है फिर केस मुकदमा चलता है, अदालत में जाता है, तो काफी ज्यादा समय खर्च होता है। ये होता है, काफी ज्यादा समय खर्च होता है। अब उसके बाद देखिए, अब कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं उपभोक्ता के रूप में, दुकानों से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमको रसीद मिलती है? नहीं मिलती है। अधिकांश हम देखते हैं कि हमको रसीद नहीं मिलती है, और तो जब रसीद ही नहीं मिलेगा तो फिर हमें सबूत जुटाना मुश्किल होता है। हमारे पास रसीद नहीं है, अब कोई सामान हम खरीदे हैं उससे संबंधित शिकायत हमको करना है तो हमारे पास रसीद ही नहीं है, तो क्या हम सबूत जुटा पाएंगे? वो रसीद ही मुख्य सबूत होता है ना, तो वो सबूत ही हमारे पास नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, अधिकतर जो हम खरीदारी करते हैं वो कहाँ से करते हैं? छोटे दुकानों से करते हैं। हम बड़े दुकानों से करते नहीं है, अधिकतर खरीदारी हम छोटे दुकानों से करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कमियां, कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं। उपभोक्ता जो निवारण प्रक्रिया होती है वो उसमें कुछ ज्यादा कुछ समस्याएं हमारे सामने उपभोक्ता के रूप में आती हैं। अब कोपरा के नियम बाद में क्या होता है, कोपरा के जो नियम है वो बाद में भी धीरे धीरे फैल रहे हैं। कोपरा के बनने काफी वर्ष हो गया ना, 1986 ईस्वी में बना, तो जिस हिसाब से इसका ज्ञान है, जिस हिसाब से इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, आम जनता तक पहुंचना चाहिए था, वो पहुंच नहीं पाया है। यानी कि इसका जो प्रचार और प्रसार हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। और बाजार में नियमों का पालन हम देखते हैं कि बाजार में इस हिसाब से जो कोपरा के नियम कानून है उसका पालन भी नहीं होता है। जो भी नियम बनाए गए हैं कोपरा से संबंधित 1986 में जो भी कोपरा से संबंधित नियम बनाए गए थे उसका बाजार में सही से पालन नहीं होता है। तो अब इस आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ वो जो नियम पेज पे लिख दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही वो नियम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जबकि उपभोक्ता स्वयं आगे न आए। जब तक उपभोक्ता, हम आप जैसे उपभोक्ता जब तक आगे नहीं आएंगे, जो भी आंदोलन, ये उपभोक्ता से संबंधित आंदोलन बनाए गए हैं वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, अहम भूमिका किसकी होगी? इसमें अहम भूमिका सरकार के नियम के साथ साथ, सरकार के साथ साथ उपभोक्ता की भी होती है। तो उपभोक्ता अगर मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल कर साथ आएंगे, तो जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो क्या हो सकता है, उसका पालन करने में क्या होगा, उसका नियम को आगे बढ़ाने में, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सभी लोग उसका पालन करेंगे। अगर सभी लोग एक साथ रहें, सभी उपभोक्ता एक साथ आए तो तो मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता आंदोलन कब आगे बढ़ेगा? जब सभी उपभोक्ता साथ आएंगे तब। जैसे कि मैं 700 संगठन बने थे और सिर्फ 20 या 25 ही अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, 20 से 25 को ही मान्यता मिली है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर 700 संगठन बनाए गए हैं, अब 700 संगठन अच्छे से काम करें, इसमें हर व्यक्ति जो भी काम करता है वो अच्छे से नियमों का पालन करे, तो और फिर सभी उपभोक्ता इन नियमों का इस पे क्या करें, विश्वास रखें, तब जाके क्या हो सकता है, तब उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ सकता है। तो इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी उपभोक्ता अगर मिलकर काम करेंगे तब जाके ही ये नियम जो भी बनाए गए हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जो उपभोक्ता अधिकार था आपको समझ में आया होगा। उपभोक्ता के अधिकार के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिसको हम शिकायत के रूप में दर्ज करा सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई भी क्या कहते हैं शोषण होता है तो हम उपभोक्ता फोरम में, उपभोक्ता निवारण समिति में जो भी नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमें हर्जाना भी मिलेगा, हमें उस वस्तु के बदले वस्तु भी मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। अगर हमें नियमों का जानकारी है तो अगर नियमों की हमको जानकारी है तो ही हम ये सब कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही था कि सबको जानकारी प्राप्त हो कि हमारे से संबंधित जो हम उपभोक्ता हैं, तो हम उपभोक्ता के रूप में जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार क्या क्या है, और ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता का शोषण होता है तो वो शोषण हो रहा है तो उसके लिए सरकार जागरूक नहीं है। सरकार भी जानती है कि उपभोक्ताओं के साथ शोषण होता है, उसी के लिए सरकार ने बहुत सारे अधिकार उपभोक्ताओं को दिए हैं। अब उस अधिकार को हमें कैसे
क्या करना है, उसका उपयोग करना है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस अधिकार को कैसे उपयोग करते हैं और उसका कैसे शिकायत दर्ज कराते हैं। अगर हमारे साथ कोई भी गलत होता है, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, हमारे साथ कोई भी गलती होती है, तो हम कैसे उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर में यही सब था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।